हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक अभी चल रहा संविधान क्यों और कैसे, तो उसी का आगे का पार्ट को हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के कामकाज की शैली। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान का कार्यविधि, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत और कुछ जो संस्थागत जो व्यवस्थाएं थे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान सभा के कामकाज की शैली। आपको पता है कि हमारे संविधान को निर्माण करने में एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। संविधान सभा के लोगों को बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ा, बहुत सारे अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हुआ, जैसे कौन सा रूल बनाया जाए, ये रूल किसको पसंद आया किसको पसंद नहीं आया। बहुत सारे सदस्यों ने कुछ लोगों का बहिष्कार भी किया कि नहीं ये रूल अच्छा नहीं है, इसमें ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। यानी बहुत सारी समस्याओं के बाद हमारा संविधान का निर्माण हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान का बनने का जो प्रक्रिया है वो किसी एक दिन का नहीं है, पूरे लगभग 3 साल का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के अनुसार, यानी एक बहुत बड़े समय के बाद हमारा संविधान बन पाया। लेकिन संविधान को बनने में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हुई, विवाद उत्पन्न हुई, जैसे सत्ता को लेकर कि जो सरकार यहाँ पे होगी वो कौन होगी, सरकार का संचालन कैसे होगी, हमारा जो देश होगा वो केंद्रीयकरण होगा या फिर विकेंद्रीयकृत होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा था, विवाद उत्पन्न हो रहा था। लेकिन संविधान के सारे तत्वों में तो विवाद उत्पन्न हुआ ही, मात्र संविधान का एक ऐसा रूल था जिसमें विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। वो रूल था कि यहाँ का सार्वभौमिक मताधिकार। अब सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और उम्र, धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग के आधार को बिना बनाए हुए, यानी धर्म, जाति और शिक्षा के बिना क्या भेदभाव किए हुए सभी लोगों को मताधिकार करने का क्या है, उसके पास अधिकार है, यानी मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। यही नहीं कि इस संविधान में एक रूल बनाया गया था कि शिक्षा के आधार पे या फिर जाति के, यानी शिक्षा, धर्म, जाति के भेदभाव किए बिना देश के संपूर्ण लोग अपने मनपसंद नेताओं के प्रति मतदान कर सकते हैं। और ये रूल है जो सभी को एक ही बार में भा गया। तो मात्र संविधान में बस यही एक ऐसा रूल था, यही एक प्रावधान था जिसमें कोई भी परेशानी नहीं आई, सारे लोगों को ये रूल अच्छा लगा। बाकी जितने भी तत्वों को जोड़ा गया, सारे तत्वों को जोड़ने में काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ। किसी सदस्य इसमें भाग लिया करते थे तो कोई सदस्य है जो इसको बहिष्कार करते थे। तो इस प्रकार एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद हमारा संविधान बना। तो हम अपने संविधान सभा के कामकाज की शैली में यही बोलेंगे कि संविधान को निर्माण करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुआ और उसमें कुछ ऐसा रूल था जो सभी सदस्यों को भाया। जैसे मतदान करने का जो अधिकार था वो था कि ना तो धर्म में भेदभाव किया जाएगा, यानी मतदान करने के लिए आप किसी भी धर्म का हो, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, अशिक्षित ही क्यों ना हो, पुरुष हो स्त्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस एज होना चाहिए 21 ईयर्स के एज के आप हैं तो आप बेहिचक अपने मन पसंदीदा नेता को वोटिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा संविधान सभा के कामकाज की शैली में। अब जानते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में क्या बातें करनी है कि हमारे जो संविधान सभा था, संविधान सभा ने 8 कमेटियों का गठन किया था। ठीक है, किसका, कितना कमेटी का, तो संविधान सभा ने अपने कार्य को करने के लिए 8 कमेटी का गठन किया गया था। उन 8 कमेटियों का गठन मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे मुख्य कुछ लीडर थे जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। इन्हीं लोगों के द्वारा उस 8 कमेटी का अध्यक्षता की जाती थी। यानी कह सकते हैं कि वो 8 कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो यही लोग थे। ठीक है, ये लोग क्या हुए कि जैसे BR अम्बेडकर का मानना था कि गांधी और कांग्रेस खास करके अनुसूचित जाति के लिए कुछ अच्छे कार्य नहीं कर रहे, उनके प्रोग्रेस के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। तो BR अम्बेडकर का ऐसा सोच था क्योंकि वो गांधी और कांग्रेस का एक बहुत बड़ी आलोचक थे, यानी एक बहुत बड़े शिकायत करते थे, आरोप उनके ऊपर लगाते थे कि ये अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं करते। तो आप सोच सकते हैं कि
पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने अच्छे व्यक्ति और उसके ऊपर कोई आरोप लगाए, महात्मा गांधी जी इतने अच्छे व्यक्ति उनके ऊपर कोई आरोप लगाए, तो उनके पास कैसा कंडीशन आएगा आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो उनको आपस में भी नहीं बनता था, उनका विचारधारा अलग अलग था, सोच अलग था, विचार अलग था और वो रूल भी अलग अलग बनाते थे। सभी कामों के लिए वो अलग अलग रूल बनाते थे, जिसमें से किसी को पसंद आता था तो कोई उसका बहिष्कार भी करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी विवाद उत्पन्न हुआ। फिर भी इन लोगों ने एक काम किया कि सभी लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया और काम करने के बाद लगभग 3 वर्षों तक हमारा ये प्रोसेस चला और लगभग 166 बैठक हुआ। ठीक है, यानी 166 दिनों का बैठक हुआ। 166 बैठक नहीं, मुख्य रूप से तो दो ही बैठक हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और पहली बैठक जो हुआ था वो अविभाजित भारत में और दूसरी बैठक हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को विभाजित भारत में। तो 2 बैठक। अब ये बैठक चली थी 166 दिनों का। हमारा पूरे संविधान को बनने में लगभग 3 साल का समय लगा और 166 दिनों तक ये जो संविधान सभा का जो बैठक था वो चला। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे संविधान का जो कार्यविधि था वो संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अब बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, ये क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में आपको ये जानना है, आपको पता है कि हमारे संविधान निर्माता में जितने भी नेता थे लगभग राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। तो अब राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे तो राष्ट्रीय आंदोलन करते समय उनको कौन से परेशानियों से जूझना पड़ा, उनको ये बहुत हद तक कुछ बातें पता था। तो इसी के आधार पे इन्हें लगा कि जब हम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे तो उस समय हमें ये समस्याएं थी, तो हम संविधान में कुछ ऐसा रूल बनाए जो आगे हमारे देश में ऐसा समस्याएं ना खड़ा करे। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो समस्या देखने के लिए मिल रहा था वो हमारे आज़ाद भारत के समय ऐसा देखने के लिए ना मिले, हम कुछ ऐसा संविधान में रूल बनाए। तो ये बातें थिंकिंग कर रहे थे, संविधान को बनने से कई दशक पहले से ही ऐसा थिंकिंग कर रहे थे कि हमारे देश में ये लोगों को सताया जाता है, अनुसूचित जाति को, अल्पसंख्यकों को दर्जा नहीं दिया जाता है। तो संविधान निर्माताओं ने इन सारी समस्याओं को अपने माइंड में बिठा लिया और संविधान निर्माण होने से कई दशक पहले से ही वो सोच रही कि इसके ऊपर मुझे रूल ऐसा बनाना है जिससे अल्पसंख्यकों को भी हितों की रक्षा हो सके और वो भी ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे जा सके और उसे भी समाज में एक दर्जा दिया जाए। तो ये था राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में। इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय कौन कौन तत्वों को संविधान में जोड़ा गया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से कौन कौन से समस्याओं के ऊपर रूल बनाया गया और फिर उसको संविधान में फॉलो किया गया। राष्ट्रीय विरासत में मुख्य रूप से आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक प्रस्ताव जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव? जो 1946 ईस्वी में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने पारित किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव है जो पारित किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 ईस्वी में। उसने हमारे संविधान में क्या रूल होनी चाहिए ये इस बात को लेकर अपने प्रस्ताव पे चर्चा किए थे, यानी उन्हीं का वर्णन किए थे। प्रस्ताव में उन्हीं बातों को लिखे जो संविधान में रूल बनना चाहिए और जो सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं बल्कि सरकार के साथ साथ हमारे लोक कल्याण के लिए भी, यानी जनता के हितों के लिए भी काम करे। ऐसे रूलों को उन्होंने उस पेपर में लिखे, यानी उस प्रस्ताव में लिखे जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। खास तौर पे ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संप्रभुता संपन्न राज्य, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सारे टॉपिक के यानी ये सारे रोल हमारे देश में होना चाहिए, ऐसा अपने प्रस्ताव में लिखे थे और उन्हीं के ऊपर वर्णन किए थे कि हमारे देश में ऐसा रोल होना चाहिए क्योंकि हमें राष्ट्रीय आंदोलन के समय ये सारे समस्याओं देखने के लिए मिला। तो हम चाहते हैं कि अब हमारा जब देश आज़ाद हो जाए तो हमारा आज़ाद भारत का जब संविधान बने तो हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा समस्या दोबारा जूझना न पड़े जो हमें राष्ट्रीय आंदोलन के समय देखने के लिए मिला। और
और अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए मिला। तो वो सारी समस्याओं को खत्म करने का प्रावधान लिखे थे अपने प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब पारित किया गया? तो 1946 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? तो 1946 ईस्वी में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा संस्थागत व्यवस्थाएं। संस्थागत व्यवस्थाएं में क्या डिस्कस आपको करना है? देखिए ये सारा थ्योरी टॉपिक है। थ्योरी टॉपिक में बस आपको बोलने आना चाहिए। अब क्या इसमें हम लिखेंगे? एक एक वर्ड को बोर्ड पे लिखना संभव है नहीं, उससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और मेरा भी टाइम, और ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। आपको एक स्टोरी के जैसा माइंड में सेटअप करना है, ठीक है। तो चलिए संस्थागत व्यवस्थाएं। अब यहाँ पे हमारा संविधान तो मतलब बनने लगा, यानी संविधान का प्रक्रिया तो सारा कुछ खत्म हो चुका था। 166 दिनों का संविधान सभा का बैठक चला। अब बात यहाँ पे आया कि संविधान का निर्माण जब होगा तो संविधान सिर्फ पेपर पे ही नहीं होगा, पेपर पे ही नहीं होगा, यानी कागज का पोथा पे ही संविधान नहीं होगा। जैसे बहुत सारा देशों में देखने के लिए मिला, जैसे खास तौर पे दक्षिण अफ्रीका, ये सब देशों में संविधान जो है सिर्फ था वो कागज के पोथों पे बना हुआ था, कागज पे लिखा हुआ एक पोथा था जो सिर्फ दिखावटी था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ कागज पे लिखा हुआ एक रूल ही नहीं होगा, एक पोथा ही नहीं होगा, बल्कि हमारे देश में इसको प्रैक्टिकल रूप से क्या किया जाएगा? लागू भी किया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने सरकार का 3 अंग बनाया, जिसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा गया। ये इन्होंने बोले कि ये संस्था सिर्फ हमारे देश को, सरकार को ही चलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश के जनता के हितों के लिए वो विभिन्न समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा जो जनता को अभी हो रहा है। यानी जनता के प्रति जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी उन सारों को दूर करने का, उन सारे समस्याओं को दूर करने का जो अधिकार था वो था ये संसद का, यानी सरकार का 3 अंग, जो मुख्य संविधान का 3 अंग कह सकते हैं मुख्य रूप से, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका था। तो इनका कहना था कि हमारे संस्थागत व्यवस्थाएं सिर्फ एक संस्था के रूप में ना हो बल्कि प्रैक्टिकल रूप में भी हमारे लोगों के हितों के लिए वो काम करे, ठीक है। ये इस प्रकार से बातों को कहा गया, ठीक है। अब इस प्रकार से हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि एक प्रश्न आपसे कर लिया जाए कि अगर क्या होता यदि 1937 में हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता, या फिर क्या होता कि 1957 में हमारा देश आज़ाद होता, यानी हमारे देश को स्वतंत्रता 1937 में मिलता तो क्या होता और 1957 में मिलता तो क्या होता? क्या तब भी हमारा संविधान वही रहता जैसे अभी है? देखिए इसके ऊपर क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि चीन है जो हमारे देश से 1 साल बाद आज़ाद हुआ, 1 साल बाद स्वतंत्र हुआ, फिर भी वो हमारे देश से कई मामले में डेवलप है। हमारे भारत चीन से बहुत कुछ मामले में पीछे है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हमारे भारत में जो स्वतंत्रता है वो थोड़े लेट से मिला, और चाइना में थोड़ी आबादी भी ज़्यादा था, तो आबादी ज़्यादा था और वहाँ टेक्निकल मामला अत्यधिक है, तो इसीलिए वो ज़्यादा डेवलप है। लेकिन वो बात तो अलग होगी। हमारा बात ये है कि अगर हमारा भारत 1937 में आज़ाद होता तो क्या होता? तो आप बताइए कि 1937 में आज़ाद होता हमारा भारत, यानी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बोल रहा है कि 1937 में होता, यानी 10 साल पहले हमारा जब देश आज़ाद होता तो हमारे देशों को जो अंग्रेज़ों ने 10 साल लूटा वो 10 साल लूटने से बच जाता, जब हमारे देश में खनिज संपदा बचता और जो हमारे देश का विभिन्न जो वस्तु था वो सारे वस्तु हमारे देश में ही रहता, और हमारे देश की अपनी कंपनियां चलता, अपनी शासन रहता, अपनी संविधान रहता, तो हमारा देश बहुत डेवलप करता। तो सबसे पहला तो यह है कि 1937 में हमारा जब देश आज़ाद होता तो हमारा देश काफ़ी डेवलप होता, ठीक है। अब बात करते हैं 1957 में अगर होता तो क्या होता? तो 1957 में यानी 10 साल लेट से होता, तो अभी तो वर्तमान में भारत विकसित मामले में तो पीछे है ही। अभी जब 1957 में होता तो उस समय और बहुत नीचे होता और बहुत गरीबी से जूझता रहता भारत। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान देखने के लिए मिल रहा उससे भी बदतर हालत हो जाता ये भारत का। ये तो पहली बात। अब दूसरी बात है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्या तब भी हमारा संविधान अभी है वैसा ही रहता? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमारा संविधान उस समय और अच्छा हो जाता,
और हो सकता हमारा संविधान और ख़राब हो जाता, क्योंकि अभी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ यानी संविधान बना, तो इस समय हमारे देश में बहुत शिक्षित लोग थे, संविधान को बनाने वाले बहुत शिक्षित लोग थे। वो अपने शिक्षा के द्वारा सारे नियमों को लिखे, उन्होंने समझा, जनता के भावनाओं को समझे कि क्या जनता के प्रति समस्याएं, उस समस्याओं को हम दूर कैसे करें। हो सकता है 1957 में वैसा व्यक्ति जीवित ही ना होते, या फिर ऐसा शिक्षित व्यक्ति होता ही नहीं भारत में, या फिर इससे ज़्यादा शिक्षित होते तो और अच्छा संविधान बनता। यानी अभी जो वर्तमान में संविधान है उससे बिल्कुल भिन्नता होता है। ये यहाँ पे प्रश्न बोल रहा था कि 1957 में अगर देश आज़ाद होता तो क्या हमारा संविधान में भिन्नता होती, तो बिल्कुल भिन्नता होता। ठीक है, तो ये टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस ऐसे बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। तो बताइए आज का हमारा क्लास कैसा लगा। एक छोटे से टॉपिक, 2-3 टॉपिक को हमने देखा। इस प्रकार हमारा संविधान का जो ये क्यों और कैसे का जो बातें हैं वो ख़त्म होती है, और कुछ टॉपिक बचा तो उसे हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आती है, क्या आती है कि हमारे देश में हमारे संविधान में विभिन्न देशों से कुछ तत्वों को लिया गया है। यानी हमारे संविधान में तत्वों को लेने का जो प्रावधान था, यानी हमारे संविधान में तत्वों का स्रोत कहाँ से, तो विभिन्न देशों से, लगभग 10 देशों से, जिसके ऊपर वीडियो बन चुका है, आप लोग उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर तो करना ज़रूरी है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।